स्वागत है 360 अकेडमी पर। और आज से हम एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी और यूपीएसआई को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आंदोलन को कवर करेंगे। ठीक, और राष्ट्रीय आंदोलन आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसके अच्छे फैक्ट और कहानी को भी कवर करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालिए राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन, ध्यान रखना है इतिहास का महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, और यहाँ से एक आध क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं और संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन करेंगे। बस आपको नोट करते रहना है, कुछ फैक्ट और कहानी को भी समझते रहना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आंदोलन, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आंदोलन है क्या। तो कुछ नहीं, ध्यान रखना, राष्ट्र को एक करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया हम उसी को कहते हैं राष्ट्रीय आंदोलन। क्या? राष्ट्र को एक करने के लिए जो आंदोलन चला हम उसी को क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय आंदोलन बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हुआ क्या था, अंग्रेज लोग हमारा शोषण करते रहे, ठीक, और हम लोग गुस्सा दिखाते रहे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1857 हम अगर दोबारा करेंगे तो हमारा भी नुकसान होगा, और अगर दोबारा होता भी है तो अंग्रेज़ों को भी फील होता है कि हमारा भी नुकसान होगा। इसका मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि 1857 का जो महान विद्रोह हुआ था उसमें भारतीयों की भी हानि हुई थी और अंग्रेज़ों की भी हानि हुई थी। समझ रहे हो? तो यहाँ पर हम लोग फिर से 1857 का विद्रोह नहीं करना चाह रहे हैं और अंग्रेज़ लोग सोच रहे हैं कि फिर से 1857 ना हो जाए। तो ये देखो आपस में क्या है, आपस में दोनों के प्रति संदेह है, भारतीयों के प्रति भी और अंग्रेज़ों के प्रति भी। ठीक है, तो हम लोग फिर से 1857 का महान विद्रोह इस प्रकार से बड़े विद्रोह नहीं करना चाह रहे हैं और अंग्रेज लोग सोच रहे हैं कि ऐसी प्रक्रिया फिर से ना शुरू हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, अभी जल्दी में एक वायसराय आया हुआ है और उस वायसराय का नाम था लॉर्ड डफरिन। राइट, लॉर्ड डफरिन ने सोचा क्या कि 1857 फिर से ना हो जाए। क्यों? क्योंकि लॉर्ड डफरिन के समय में बहुत ज़्यादा बमबारी हुई भी थी, कई आप लोगों ने सुना होगा इधर उधर बम भी फेंके गए थे। तो अब लॉर्ड डफरिन को डर लग रहा था कि 1857 फिर से ना शुरू हो जाए, इसके लिए हमें पहले कोई प्लानिंग कर लेनी चाहिए। लेकिन अब प्लानिंग करेगा कौन? तो प्लानिंग करने वाले कोई अधिकारी होगा, और वो भी कोई साधारण अधिकारी नहीं, एक क्लास का अधिकारी होगा। तो उस समय अधिकारियों की अगर हम बात करें तो आईसीएस अधिकारी फेमस हुआ करते थे। कौन? आईसीएस अधिकारी फेमस हुआ करते थे, और वही ध्यान रखना अधिकारी जो हैं आईसीएस, और यही वर्तमान में आईएएस बाद में बनता है। ठीक है, तो अब ये जो आईसीएस अधिकारी हुआ करते थे उनका नाम अगर आप सुनेंगे तो ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है, नाम आता है और कई बार पूछा भी गया है। वो है ए.ओ. ह्यूम। कौन है? उनका नाम था ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम। इन अधिकारी को ध्यान रखना, एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे और आईसीएस रिटायर अधिकारी हुआ करते थे। तो अब लॉर्ड डफरिन क्या करता है, इन्हीं से मिलता है। लॉर्ड डफरिन कौन है? वायसराय है, कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखना। अब लॉर्ड डफरिन को डर लग रहा है कि 1857 फिर से ना हो जाए। तो देखिए ए.ओ. ह्यूम की बात करें तो इनसे कौन मिलता है? लॉर्ड डफरिन, और इनसे मुलाकात करता है, शिमला में रहने वाले थे। तो इनसे कहा कि बताओ क्या करें, भारतीयों के द्वारा फिर से 1857 की जैसी प्रक्रिया ना हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो ए.ओ. ह्यूम का जवाब था कि कहा कि देखो हम एक पार्टी चलाते हैं। तो ध्यान रखना, वो पार्टी का नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, ये पार्टी किसकी है? ए.ओ. ह्यूम की है। तो अब ए.ओ. ह्यूम का कहना है कि मैं इस पार्टी की मीटिंग बुला लेता हूँ और इसी से पूछ लेता हूँ क्या करना है। ठीक है, तो ध्यान से समझना है। यहाँ पर मैं अभी क्वेश्चन भी बोलूँगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, तो देखिए ये पार्टी किसकी है? ए.ओ. ह्यूम की है। कहाँ चला रहे हैं? शिमला में चला रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये पार्टी की मीटिंग बुला रहे हैं, कौन? ए.ओ. ह्यूम, और डेट फिक्स कर दिया, ऐलान कर दिया कि ध्यान रखना तीनों प्रांतों के बीच, उस समय मुख्य जो प्रांत हुआ करते थे, कोलकाता हुआ करता था, बॉम्बे हुआ करता था और मद्रास हुआ करता था। इन तीनों के जो शिक्षित व्यक्ति हैं उस बैठक में, इसकी बैठक में शामिल रहेंगे और वो अपनी क्या करेंगे? विचारों को व्यक्त करेंगे। ठीक, तो ध्यान रखना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी मीटिंग बुलाई गई, कहाँ? पुणे में। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की जो मीटिंग कहाँ बुलाई गई? पुणे में बुलाई गई। लेकिन ध्यान रखना पुणे में हैजा फैल गया, तो हैजा फैलने की वजह से ध्यान रखना ये पुणे का जो प्लान था ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कहा गया ठीक है मैं इसकी मीटिंग बुलाता हूँ, कहाँ? मुंबई में। कहाँ बुलाएंगे? मुंबई। ध्यान रखना इसकी मीटिंग कहाँ बुलाई गई?
मुंबई में बुलाई गई। राइट। अब देखो क्या हुआ, मुंबई में तीनों प्रांतों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस बात को ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन बोलने वाले हैं, ठीक है, आपको लिखना है। तो इसकी मीटिंग कहाँ बुलाई गई? मुंबई में। डेट क्या है? तो ध्यान रखना, डेट है 28 दिसंबर। क्या? 28 दिसंबर 1885। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली मीटिंग कहाँ होगी? मुंबई में होगी। और कब होगी? 28 दिसंबर 1885 को होगी, ठीक। अब यहाँ पर और थोड़ा ध्यान रखिए, चलो अभी आगे मिलते हैं तो आगे बताते हैं आपको, ठीक है। तो मीटिंग हो गई, कब हो गई? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ हुई? मुंबई में हुई। तो ध्यान रखना, यहाँ पर लगभग अगर देखा जाए तो कितने 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और यहाँ पर जो मीटिंग हुई थी, या इसको अधिवेशन भी बोल सकते हैं, और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? तो ध्यान रखना, WC बनर्जी थे, ठीक है। कौन थे? WC बनर्जी थे। इतना समझ में आया? तो अब यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एक बार ज़रा हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ी और बात रहेगी, उसको भी हम कवर कर लेते हैं। पहले थोड़ी बात क्या है, देखिए आपको ध्यान क्या रखना है कि इसी अधिवेशन में, ठीक है, इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के कहने पर, राइट, तो दादा भाई नौरोजी के कहने पर, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी के कहने पर इस पार्टी, कौन सी? इस पार्टी का नाम बदलकर कर दिया गया क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। तो इसका नाम बदल, किसकी सलाह पर? दादा भाई नौरोजी की सलाह पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो फिर यहीं से हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन आता भी है कि कौन सी पार्टी थी इसके पहले? कौन सी पार्टी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ। किसके कहने पर इसका नाम चेंज किया गया? दादा भाई नौरोजी के कहने पर। तो ध्यान रखना, यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो आप क्या बताओगे? 28 दिसंबर 1885। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो क्या बताओगे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस पार्टी के पहले कौन सी पार्टी थी? तो ध्यान रखना, क्या बताओगे? भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। किसके कहने पर? दादा भाई नौरोजी के कहने पर। ओके, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो क्या बताओगे? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आप यही बताओगे, 28 दिसंबर 1885 को बताओगे। तो इतने क्वेश्चन बन सकते हैं पहले अधिवेशन से, तो इतना तो आपको पता हो गया। अब दूसरी खास बात यहाँ पर और ध्यान रखना कि इसी से संबंधित 4 अधिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो 4 अधिवेशन, 1 से लेकर के 4 अधिवेशन आपको नोट कर लेना है और उनको याद भी कर लेना है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, हमने आपको बता दिया। तो 4 अधिवेशन भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला देखिए, पहला जो हमने आपको बता दिया है कब? 1885, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है 1886, और तीसरा इंपॉर्टेंट है 1887, और चौथा इंपॉर्टेंट है 1888। ये 4 अधिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। जैसे आप याद कर सकते हो उसी हिसाब से आपको याद करना है, चाहे आप रट के याद करो या समझ के याद करो। तो ध्यान रखना, इसके बारे में हमने आपको बता दिया, ठीक है। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। अध्यक्ष कौन है? तो WC बनर्जी हैं। अब इसकी बात करें 1886 का, तो ध्यान रखना ये हुआ था कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखना, दादा भाई नौरोजी। इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए, ठीक। और आगे अगर हम बात करें तो 1887 कहाँ होता है? मद्रास, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 1887 का जो अधिवेशन होता है वो मद्रास में होता है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं तो ध्यान रखना कौन है? बदरुद्दीन तैयब, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी हैं। आगे 1888, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है।
और ये कहाँ होता है, तो इलाहाबाद में। कहाँ होता है, इलाहाबाद में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं जॉर्ज यूले। ठीक, ये तो बता चुके हैं। अब यहाँ पर इसके बारे में हमने तो विस्तार से चर्चा की भी है। और देखिए दूसरा अधिवेशन, डेट महत्वपूर्ण है, कहाँ हुआ ये भी महत्वपूर्ण है, अध्यक्ष कौन है ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक, तीसरा अधिवेशन, डेट भी महत्वपूर्ण है, कहाँ हुआ ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बता रहे हैं, आप समझ रहे हो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कहाँ हुआ, मद्रास में हुआ। ठीक है, तीसरा, और अध्यक्ष कौन है, बदरुद्दीन तैयब। अब दूसरी बात आपको ध्यान क्या रखना है कि ये बदरुद्दीन तैयब किसके हैं, तो ध्यान रखना ये तीसरे अधिवेशन में अध्यक्षता की है और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो कौन है, बदरुद्दीन तैयब जी हैं। और किस अधिवेशन में अध्यक्षता की, तो तीसरा, कहाँ, मद्रास में। राइट, इतना समझ में आ गया। चौथे की बात करें तो ध्यान रखना कहाँ होता है, इलाहाबाद में। और अध्यक्ष जो थे वो थे जॉर्ज यूले। तो आप कह सकते हैं कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष या कह सकते हैं प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष। तो इतना समझ में आ गया। और एक क्वेश्चन आपसे कितने बन सकते हैं, तो वो भी आपको पता हो गया। ठीक है, आगे अब चलते हैं। अच्छा, दूसरी बात ध्यान रखना कि अब देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो अधिवेशन हो रहे हैं उनका होने का जो तरीका है वो कैसा है। देखिए, अगर कोलकाता में हो रहा है तो गुजरात का, मतलब कहने का मतलब है कि भारत के पूर्वी साइड में अगर अधिवेशन होगा तो पश्चिम का अध्यक्ष बनेगा, अगर पश्चिम साइड में होगा तो पूर्व का अध्यक्ष बनेगा। ऐसे मतलब काफ़ी दूर दूर के अध्यक्ष बनते हैं। कारण क्यों, क्योंकि क्या भाईचारा ना हो सके। ठीक है, मतलब एक दूसरे को कोई क्या ना कर सके, जैसे मतलब अपना तुना रहे। ठीक है, यानी जो अध्यक्ष बने वो स्पष्ट अपनी बातों को कह सके। ठीक है, इसीलिए अध्यक्ष जो बनते हैं वो लोकल के नहीं बनते हैं, जहाँ पर अधिवेशन हो रहा होता है उस लोकल के नहीं बनेंगे, काफ़ी दूर के बनते हैं। ठीक, और अधिवेशन हमेशा ध्यान रखना दिसंबर में ही बनता है। अधिवेशन कब होगा, दिसंबर में ही होगा। लेकिन इसके अलावा अगर किसी महीने में अगर अधिवेशन होता है तो वो विशेष अधिवेशन होता है, ना कि वास्तविक अधिवेशन होता है। तो हम क्या करेंगे, इन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हैं उनको समय समय पर हम आगे कवर करेंगे। जो महत्वपूर्ण अधिवेशन मिलेगा उसको हम अवश्य पढ़ेंगे और अपनी स्टोरी को फिर हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं कहाँ, गांधी जी के पास, क्योंकि आपको पता है गांधी जी का रोल राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ज़्यादा रहा है। तो हम कहाँ चलते हैं, गांधी जी के पास। ठीक, तो आप जानते हो गांधी जी अफ्रीका चले गए थे वकालत करने के लिए। इसके पहले की स्टोरी हम आपको बताएंगे जब जियोग्राफी पढ़ाएंगे, और जियोग्राफी में जब वर्ल्ड जियोग्राफी का मैप पढ़ेंगे, ठीक है, तब महाद्वीप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम कहानी को कवर करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर हम बताएंगे। तो देखिए, अफ्रीका से गांधी जी वकालत करके भारत आते हैं कब, 1915 में, ध्यान रखना। और इन्होंने 21 वर्ष तक अफ्रीका में वकालत किया भी। राइट, तो गांधी जी कब आ जाते हैं, 1915 में आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, गांधी जी के बारे में आप लोग सब जानते हो। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं, जन्म कब हुआ, पिता का नाम क्या था, ये सब आपको पता है। ठीक है, अब हम यहीं से डायरेक्ट शुरू करते हैं। देखो 1915 में जैसे गांधी जी भारत आ गए और 21 वर्षों तक कहाँ बिताए, अफ्रीका में बिताए। तो यहाँ पर जैसे उन्होंने राजनीति में एंटर किया तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा, गांधी ये अफ्रीका नहीं भारत है, पहले आप यहाँ की स्टडी करो, उसके बाद आप राजनीति में एंटर करो। तो गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानकर 2 साल तक स्टडी करते हैं। तो इसको भी ध्यान रखना है, गांधी जी 1915 में भारत आते हैं और 2 साल तक ये क्या करते हैं, राजनीति में स्टडी करते हैं। किसके साथ में, किसके संरक्षण में, तो बोले गोपाल कृष्ण गोखले। इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। राइट, अब देखो गांधी जी का 2 साल पूरा हो जाता है। तो 1915 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1917। ठीक है, 1917 हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए 1917 के पहले अगर हम 1 साल पहले जाएंगे तो 1916। ठीक है, 1916 यहाँ पर क्या होता है, लखनऊ अधिवेशन होता है। किसका, कांग्रेस का। लखनऊ अधिवेशन भी इम्पोर्टेंट है, इसको हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो हमने बताया कि 1916 में ध्यान रखना लखनऊ अधिवेशन होता है कांग्रेस का। और इस अधिवेशन में बिहार से रामकुमार शुक्ल आए हुए थे, या राजकुमार शुक्ल बोलें तो राजकुमार शुक्ल आए हुए थे। और गांधी जी भी लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने के लिए गए थे। तो अब इस समय क्या हो रहा था, बिहार में एक आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन की हम आगे भी चर्चा करने वाले हैं। तो उस बिहार के आंदोलन से ध्यान रखना
गांधी जी को अवगत करा दिया था कौन? राजकुमार शुक्ल ने, ठीक है, जो बिहार से इस 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने के लिए आए थे, राइट। तो यहाँ पर गांधी जी को पता चल गया कि बिहार में क्या चल रहा है, लेकिन अभी गांधी जी राजनीतिक स्टडी कर रहे हैं, तो इसीलिए फिर वो आगे एक्शन लेंगे। तो अभी 15 से फिर 17 में वो जाएंगे कहाँ? बिहार, ठीक है। तो इसके बाद देखिए 1916 में एक जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 17, यानी 1917 में गांधी जी की जो राजनीतिक अध्ययन था वो उन्होंने पूरा कर लिया, ठीक है। अब देखो 2 साल बाद 1917 में गांधी जी अब जा रहे हैं कहाँ? बिहार। तो बिहार गांधी जी को चलने दो, और उससे पहले बिहार हम आप पहुँचते हैं और बिहार के बारे में बता देते हैं कि क्या हो रहा है। तो देखिए बिहार में एक आंदोलन चल रहा था, और उस आंदोलन में बहुत से नेता, जैसे हम बात करें राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद, ये नेता लोग क्या कर रहे थे? उस बिहार में चल रहे आंदोलन का सपोर्ट कर रहे थे। और उस आंदोलन को चला कौन रहा था? तो आंदोलन को चलाने वाले जो थे वो हैं कौन? किसान। और किसान के लिए अगर हम देखें तो आंदोलन कर क्यों रहे हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि सरकार का एक नियम था, और उस नियम एक प्रथा थी, या नियम बोलें या प्रथा बोलें, तो उस प्रथा को बोलते हैं क्या? 3 कठिया प्रथा। क्या बोलेंगे? 3 कठिया प्रथा। इसका मतलब है कि ये जो प्रथा थी वो किससे संबंधित है? किस उत्पादन से संबंधित है? तो ये ध्यान रखना, नील उत्पादन से संबंधित है। किससे? नील उत्पादन से संबंधित है। और इसका मतलब क्या है कि 3/20 भाग पर आपका कुल जो खेत है उसमें 3/20 भाग पर आपको क्या करना है? नील का उत्पादन करना है। किसका? नील का उत्पादन करना है। इसी प्रथा को बोलते हैं क्या? 3 कठिया प्रथा, राइट। अब देखो गांधी जी इधर से जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, और ट्रेन में जब गांधी जी बिहार के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन तो कोई नहीं बन सकता है, इसलिए इसको हम आगे कवर करेंगे जब कभी हम दोबारा इसको रिपीट करेंगे, ठीक है। फिलहाल इस कोई खास स्टोरी नहीं है। गांधी जी जाते हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं और आपस में बात करते हुए यात्रियों से जा रहे हैं। तो जैसे वो पहुँचते हैं बिहार, और बिहार ये आंदोलन चल कहाँ पर रहा है? ठीक है, तो ये आंदोलन जो चल रहा है वो चल रहा है चंपारण में। ध्यान रखना कहाँ चल रहा है? चंपारण में। और एक चंपारण जिला भी है, ठीक है। तो चंपारण आंदोलन में गांधी जी भाग लेने के लिए जाते हैं, और ये ध्यान रखना जो आंदोलन चल रहा था इसको हम बोलते भी क्या हैं? तो चंपारण आंदोलन भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर पूछा जाए इसका संबंध किससे है, तो नील से संबंधित है। और कौन सी प्रथा चल रही थी नील से संबंधित? तो क्या बताओगे? 3 कठिया प्रथा। 3 कठिया प्रथा का मतलब क्या है कि 3/20 भाग पर किसान क्या करेंगे? नील का उत्पादन अवश्य करेंगे। लेकिन यहाँ पर इनकी किसानों की समस्या क्या थी? किसानों की समस्या यह थी कि किसान लोग कहते थे कि हम अपने पूरे खेत पर जब हम अनाज का उत्पादन करते हैं तब मुश्किल से पेट भर पाता है, वो भी कभी कभी भूखे रह जाते हैं। लेकिन अगर हम 2/20 भाग पर अगर हम खेती करेंगे तो हम भूख से मरने लगेंगे। तो किसानों का कहना था कि जो ये 3 कठिया प्रथा चल रही है ये इसको हटा दिया जाए, और नील उत्पादन हम करें या ना करें इसको ऐच्छिक बना दिया जाए। मतलब वो हमारे ऊपर निर्भर हो कि मैं किसका उत्पादन करता हूँ, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो इसी को लेकर के आंदोलन जो चल रहा है उसको बोलते हैं चंपारण आंदोलन। कौन सा आंदोलन चल रहा है? चंपारण आंदोलन। तो इस आंदोलन में गांधी जी भाग लेने के लिए चंपारण जिले में पहुँच जाते हैं। जब गांधी जी पहुँचते हैं तो वहाँ का जिला प्रशासन गांधी को बुलाता है और गांधी से पूछता है क्या चाहते हो गांधी? तो गांधी जी कहते हैं कि इस 3 कठिया प्रथा को लेकर के एक कमेटी बना दी जाए, और वो कमेटी जांच करेगी कि हम किसानों के प्रति वो 3 कठिया प्रथा को लागू रखें या फिर उसको हम हटा दें। तो वो कमेटी जांच करके निर्णय लेगी। तो फिर जिला प्रशासन के द्वारा एक कमेटी बना दी गई, और उस कमेटी के मेंबर, ध्यान रखना, गांधी जी भी थे। और उस कमेटी ने जाँच किया, और जाँच करके जब अपनी रिपोर्ट दिया तो कहा कि उत्पादन को लेकर के, नील उत्पादन को लेकर के क्या करना है कि इसको ऐच्छिक बना देना है। यानी कि किसान चाहे तो नील का उत्पादन करें और चाहे तो नील का उत्पादन ना करें, वो उन पर निर्भर कर दिया जाए। तो फिर इस ध्यान रखना, इस रिपोर्ट जो बनाई गई थी तो इस रिपोर्ट की बात मान ली गई, और बात मानने के बाद ध्यान रखना इस 3 कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया। और ये गांधी का पहला सत्याग्रह, सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह करना, अंग्रेज लोग गलत करते थे तो उसके सत्य के लिए आग्रह करना। तो पहला सत्याग्रह गांधी का कौन सा है? चंपारण आंदोलन।
इस बात को ध्यान रखना। तो गांधी जी के जाने से चंपारण आंदोलन सफल हुआ और इसी दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा था। इस बात को ध्यान रखना। तो क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, चलिए मैं रिपीट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा है, तो चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है, तो नील के उत्पादन से संबंधित है। नील के उत्पादन से संबंधित कौन सी प्रथा चल रही थी, तो तिनकठिया प्रथा चल रही थी। तिनकठिया प्रथा का मतलब क्या है कि 3/20 भाग पर किसान नील का उत्पादन करेंगे, ठीक है। और किस सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा कहा, तो चंपारण आंदोलन के दौरान, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और आगे इसी को हम अगले वीडियो में बढ़ाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।